तो बस तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी इस वाले पॉइंट से। क्या है इक्वेशन हमारी? टेंशन हमारी ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, यहाँ पे जो कट मारेंगे उसको बोल देते हैं टेंशन T1, और इसकी और इस रोप की तो टेंशन सेम रहेगी, तो उसको बोल देते हैं टेंशन T2। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो T2 ऊपर की तरफ है, इधर है T2 ये कट मारा मैंने, ठीक है। T2 ऊपर की तरफ, देन अगर मैं इस एक्सिस में इक्विलिब्रियम अटेन करवा रहा हूँ तो T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, MA प्लस मास ऑफ C इंटू G साइन 30, और ये भी मास ऑफ C इंटू A है, मास ऑफ C इंटू A, ठीक है। और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं और कुछ नहीं है। एक इक्वेशन इसकी बन गई बेटा, और एक इक्वेशन इसकी बन जाएगी। अब यहाँ से जो T2 आएगा वो इसके लिए भी वैलिड होगा, तो ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी। और एक इसकी बना लेते हैं T1 की, T1 की भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे? ब्लॉक के लिए सोचो, T1 ऊपर, M2G साइन 60 नीचे, मोशन उधर, MA इधर, ठीक है। तो ये बन गया T1 ऊपर की तरफ है प्लस MA, और नीचे की तरफ M, ये कौन सा मास है? AB है, CA है, A है। मास ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू मास ऑफ A इंटू G साइन कितना? 60। वेरी गुड। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और दोनों में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है नीचे, बस वैल्यू पुट ही तो करनी है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ब्लू पेन से T2 18.2 न्यूटन, T1 4.56 न्यूटन। आंसर, आंसर, ठीक। ठीक है भाई, इतना डन। बहुत बढ़िया। हम्म। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, हालांकि मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। थोड़ा सा एक आइडिया, किस चीज का आइडिया सर? कि ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, इसके कोर में तुम्हें जानने की तो जरूरत नहीं है ना। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस चीज के लिए, कि ये मैं जो MA वगैरह यूज करता हूँ ये मैं किस बिहाफ पे करता हूँ, ठीक है। दो मेथड होते हैं बेटा बेसिकली, एक इनर्शियल, हमारे फ्रेम पे डिपेंड करता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये जानने की तुम्हें वैसे नीड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, शॉर्ट में इधर दे देता हूँ, लॉन्ग में मैं उस वीडियो में दूंगा, तो तुम्हें जब मन हो बाद में वो देख लेना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखें, ऐसे समझो इस बात को। एक सिचुएशन लो, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रैक है, और यहाँ पे ट्रेन है, और ये ट्रेन के व्हील्स हैं, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। ये पर्सन खड़ा है, और साइड में यहाँ पर ट्रीज, ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। इसको अलग कलर में ले लेता हूं मैं, इसको अलग कलर में ले लेता हूँ, ऐसे ट्रीज वगैरह ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है। होते हैं ना साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये एक पर्सन खड़ा है। अब सोचो, ये ट्रेन अगर आगे जा रही है,
ये वाली ट्रेन अगर आगे जा रही है, तो ये पर्सन अगर देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन आगे जा रही है, और ऐसा कुछ होगा, मान के चलते हैं कि ये समझ रहा होगा क्या, कि या तो इस ट्रेन को कोई खींच रहा है, ऑब्वियसली कोई इंजन खींच रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो ये बॉडी उस वजह से आगे जा रही है। सही है। अब जरा आप इसके फ्रेम से देखा है ना आपने, इसके, तो ये तो बंदा रेस्ट पर है ना, तब जब हम इसके फ्रेम से देखते हैं उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। हम जो मेथड यूज करते हैं वो इस पे काम नहीं करता, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब प्रॉब्लम टफ बन होने लग जाती है। तो दूसरा क्या है, हालांकि सॉल्व उस पर भी होता है, दूसरा क्या है, अब जरा इस बंदे के परसेप्शन से सोचो। मैं जरा मैं एक बार इसकी जगह जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हम ट्रेन में, और हम ऐसे खड़े हैं, ये हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये हमारे सामने ट्रैक है, और इमेजिन जस्ट लाइक दिस, अब मैं इसकी आंखों से देख रहा हूँ, जो जो ट्रेन में इसकी आंखों से देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हो क्या रहा होगा कि वो जो हमारा दूर जो पर्सन है वो दूर खड़ा हुआ है, वो दूर खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसकी आंखों से देख रहा हूँ, इसकी आंखों से, तो हो क्या रहा होगा कि मैं तो ट्रेन में हूं ना, ट्रेन मुझे एकदम रेस्ट पे इमेजिन होगी, और क्या लगेगा कि ये सब कुछ पीछे जा रहा है, ये सब कुछ पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है। और मैं जिस फ्रेम के अंदर बैठा हूं, क्या वो फ्रेम इटसेल्फ मोशन में है? इसलिए उसका नाम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सिलरेटेड फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सिलरेटेड फ्रेम। देखो उसका लेना देना कुछ आगे आने वाले टॉपिक से नहीं है, लेकिन मैं ये सब यूज क्यों कर रहा हूं, आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। एक्सिलरेटेड, क्योंकि ये पूरी मैकेनिक्स में काम करता है, जहां भी मोशन होगा ना, पूरी मैकेनिक्स में काम करेगा। एक्सिलरेटेड फ्रेम क्यों सही है ज्यादा, देखो, अब मैं तो अंदर बैठा हूं, मुझे सब कुछ पीछे जाता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, और जबकि मैं कैसे जा रहा हूं, ऐसा जा रहा हूं, मैं इटसेल्फ तो ऐसे ही जा रहा हूं, और बाहर के लोग मुझे इधर जाते हुए दिख रहे हैं, पेड़ भी मुझे इधर जाता हुआ दिख रहा है, पत्थर भी इधर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब मैं क्या इमेजिन करूंगा कि उन सब पे कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स, उसे ही तो हम नाम एमए देते हैं। मैं तो मोशन में होता हूं, और मैं उसको नाम एमए देता हूं, लेकिन मेरा फ्रेम अंदर से तो इक्विलिब्रियम में है ना, मैं तो रेस्ट पर हूं, तभी वो काम करता है, तभी मैं इसको न्यूटन सेकंड लॉ में यूज कर पाता हूं। तो स्यूडो फोर्स में हमने यही तो पढ़ा है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स होता है, असली में नहीं होता, ये फेक फोर्स होता है, ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है, लेकिन हाँ, हमारे लिए काम करता है ये मेथड। सर, तो दो फ्रेम हो गए, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में हम बाहर से देखता है ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल में ऑब्जर्वर इटसेल्फ मोशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा होता है, तो वहां पे फिक्टिशियस फोर्स लगते हैं। अच्छा, देखो, मैं इस पर्सन को देख रहा हूं, तो मैं समझ रहा हूं ये रेस्ट पे है। मैं अगर अर्थ के बाहर से अगर मैं देखूंगा ना, तो मुझे ये भी मोशन में दिखेगा, और ये भी मोशन में, क्योंकि अर्थ इटसेल्फ मूव कर रही है। मैं अगर अपने सोलर सिस्टम के बाहर से देखूंगा ना, तो मुझे ये भी मूवमेंट में दिखेगा। मैं अगर अपनी गैलेक्सी के बाहर से देखूंगा ना, तो मुझे ये, अगर यहाँ पे जो पर्सन है वो भी मूवमेंट में दिखेगा। तुम्हें पता है इंडियन साइंसेस इस पे बहुत पहले से काम कर चुकी हैं। हमारा जो कुंडली सिस्टम बनता है ना, जो पैदा होने के बाद में कुंडली जो बनती है, वो इसलिए टाइम टाइम को एज ए डायमेंशन रख के बनती है। उसमें जो हम बात करते हैं ना, नक्षत्र, मुहूर्त, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि ये प्लेनेट इस प्लेनेट के जब सामने आएगा, तो यानी क्या, हम जो है टाइम का यूज करते हैं। आप देखो दिवाली हर बार अलग अलग टाइम पे पड़ती है, वो रीजन ये है कि हम एक प्लानिटरी अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं, कि ये जब हो रहा होगा ना, कार्तिक मास की अमावस्या जब आएगी, और जब ये प्लैनेट इस अरेंजमेंट में होंगे, उसी टाइम पे दिवाली
आज से लाखों साल पहले पहली बार हुई थी, और उसी टाइम पे आज होगी। तो डेट का फिक्सेशन नहीं है हमारे पास, हम इटसेल्फ टाइम का डायमेंशन यूज करते हैं। तो यानी हम मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इंडिया में सबसे ज्यादा एडवांस रही है, आज नहीं हमेशा से। ठीक है, तो चलो इस चीज को मैंने थोड़ा जोड़ा और अपने कल्चर के साथ इन्वेस्ट किया। चलो ठीक है, ये बात समझ गए। कभी मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तब उसको देखना। ठीक है, हालांकि इसका लेना देना पेपर में एग्जाम से नहीं है, लेकिन कई बार एक आध बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का डिफरेंस ट्रू और फॉल्स करके कुछ डाल दे, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पता चला वो वीडियो ना भी बनी और तुम्हारा पेपर आ गया, तो वो मार्क्स चला जाएगा। ठीक है। तो ये सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ और बेटर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक और क्वेश्चन। ये कोई ट्रॉली है, मान के चलते हैं, कोई कोच है, मेट्रो का कोच है। मेट्रो में जब आप ट्रैवल करते हो तो उसको उसके जो हैंडल्स हैं वो समझ लो आप। उसका हैंडल ऐसे, अभी मेट्रो खड़ी है तो हैंडल ऐसे एकदम चुपचाप लटका हुआ है, और जब मेट्रो चलने लग जाएगी तो वो हैंडल ऐसे अगर इधर जा रही है, तो मैंने उस हैंडल की जगह में एक पेंडुलम लटका दे रहा हूँ, वो भी ऐसा है। और फिर वो कुछ टाइम बाद वो ऐसा हो जाएगा, होता है ना, जो स्पीड में चलने लग जाएगा। तो आप इन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना, आपको मैं बता रहा हूँ आपकी मैकेनिक्स यहाँ पे ठीक हो रही है। फ्लूइड जहां भी मोशन होगा, क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स में मोशन होता है, वो समझ आ जाएगा। एसएचएम समझ आ जाएगा, सारा इसी के ब्याह पे चलता है। अब थीटा, मैंने इसके व्हील्स तो बनाए नहीं भाई, ऐसा कुछ बना लेना। ये इसके व्हील्स है। अब ये बॉडी आगे जा रही है और इसमें पूछ रहा है, ये एक बॉब है जो सीलिंग से लटका हुआ है, एक्सेलरेशन ए है, बॉडी की दिख रही है। फाइंड, अब सोचो बॉडी मूव कर रही है और अब ये एक फिक्स स्पीड से जा रही होगी, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जा रहा होगा, फिक्स स्पीड नहीं, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक टाइम के बाद वो उससे ऊपर नहीं जाएगा ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्वेश्चन है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको साथ साथ, आप देखते रहो और अपना इनपुट देते रहो। ठीक है, तो ये मुझे फिगर दिख गया। अब हम सबसे पहले काम करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्वेश्चन समझ आने में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि जैसे मूव करेगा एक टाइम बाद ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां पे एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है। यू कैन से ठीक है ना। हालांकि ये एक मोमेंट्री सेकंड के लिए ही होगा। आप समझो कि स्पीड एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो स्पीड तो बढ़ती जा रही होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड तो बढ़ती जा रही होगी। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पोजीशन अटेंड होगी। ठीक है, तो वहां के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो करना वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, क्या, एफबीडी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉब है ना, बॉब का एंगल पूछा है ना ऑब्वियसली। तो बॉडी हमारी क्या है यहाँ पे, पेंडुलम है, मैं उसको बॉब बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बॉब है तो, और पेंडुलम, उसको उसी को कट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ना इसको और बड़ा कर लूँ।
अभी ठीक है। तो ये अगर मेरी सीलिंग है, यहां से अगर इसका एंगल थीटा यहां पर है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ। अब मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, यहीं से कट किया, दिख रहा है? ठीक है, तो अब जहां से कट किया ये रहा वो, ये रही टेंशन। ठीक है, ये टेंशन है, तो इधर से मैंने कितना बनाया था, थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये ऊपर टी कॉस थीटा, और इधर टी साइन थीटा। ऑब्जेक्ट मोशन में किधर है बेटा, इस साइड में, तो एम ए किधर लगेगा, इस साइड में। एम जी किधर लगेगा, नीचे। क्या एफ बी डी बन गया बॉब का पूरा? अब सुनो, जो आपको कंफ्यूजन आ रही थी कि सर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा एंड ऑल दैट, ठीक है, उसने क्या बोला कंडीशन में, इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया। इक्विलिब्रियम, अच्छा एक बात बताओ, बॉडी एम वेट और टी कॉस थीटा ये तो चेंज होने से रहे, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे लग रहा है कि एक्स और वाई दोनों में बढ़ सकता है, इन केस आपको लग रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों को यूज करो। आप बताओ कि मुझे वो सिचुएशन चाहिए जब वाई के फोर्स बैलेंस हो, और मुझे वो सिचुएशन चाहिए जब एक्स के फोर्स भी बैलेंस हो, क्योंकि उसने हमसे इक्विलिब्रियम में बात की है, और इक्विलिब्रियम एक्स और वाई दोनों में चाहिए। तो एक्स में इक्विलिब्रियम के लिए क्या देखना पड़ेगा, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम ए, और ये मैंने ऊपर लिख दिया, एक्स में लिखना है ना इसको। ओहो। और वाई में मुझे क्या देखना पड़ेगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने एम ए लगा दिया तो वो तो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ गया। वही, हाँ, तो एम ए लगाने के बाद तो हम वैसे भी इक्विलिब्रियम अज्यूम करते ही हैं बॉडी को, ऑपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा दिया तो। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई कॉस 10 हो जाएगा, साइन वाई कॉस 10 हो जाएगा, और ये ए बाय जी हो जाएगा। तो अगर देखो, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन गिवन है, ये गिवन है, उसने खुद बोला है, क्वेश्चन में ए करके दिया है, गिवन है, तो जी की वैल्यू तो वैसे भी गिवन होती है। तो जो भी है, सपोज 5 दे दिया तो ऊपर 5 नीचे 10, तो 5/10 1/2, तो 10 इनवर्स 1/2, आंसर ए बाय जी। ये मैंने इस फॉर्म में ऐसे कराया, कल को कोई नंबर दे दे तो कर लोगे ना, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ये कई बार लगते हैं कि ना तो ये पुली है ना तो ब्लॉक है, सर ने ऐसा कराया नहीं, अब मैं इसको कैसे करूं। नहीं, ये हर जगह अप्लाई होगा बेटा, आपको देखना आना चाहिए कि बॉडी हमारी एग्जैक्टली है क्या, चीजें वही लग रही हैं, कुछ भी अलग नहीं लगा है। हमने एफबीडी बनाया, क्वेश्चन में बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम घबरा गए एक सेकंड को कि अरे एक्सेलरेशन राइट साइड है, तो पेंडुलम तो उठता ही जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। तो भाई इतना ज्यादा अगर आप रिसर्च पे जाओगे तो काम कैसे चलेगा। हमने क्या बताया, मोशन के अपोजिट क्या ले लो, एम ए ले लो। एम ए लेते ही बॉडी हम क्या अज्यूम करते हैं, वो इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, बस
उसके बाद में उसके बाद में अप्लाई कर दो इसको, है ना। सपोज ऐसा होगा तुम्हारा ब्लॉक, अगर अगर वो एक्सेलरेशन फ्रेम कर रहा है ऐसे अपोजिट, अगर कोई भी चीज है, अगर वो किसी डायरेक्शन में ऐसे उसमें कोई फोर्स लग रहा है तो अपोजिट टाइम में लगा दिया, उसके बाद सोचो कि वो रेस्ट पे आ गई, अब उसके बाद इक्विलिब्रियम लगा दो। चलो ठीक है, एक एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है इसमें? नहीं, ठीक है। देखो, रैंडमली कोई अगर इस क्वेश्चन को देखेगा ना तो उसे शायद मेरी बात आधी ही समझ आए। सपोज किसी ने, मैं ये आज वाली रिकॉर्डिंग है, इस वीडियो को डायरेक्ट प्ले कर लिया, तुम्हें लग रहा है कि बात समझ आएगी उसको? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। वो कहेगा क्या ही अजीब बात बता रहा है, इसीलिए सीक्वेंस में आना जरूरी है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? अब सोचो कि भाई आपने पुली और पुली पुली सरफेस यही सब पढ़ा, आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, और अचानक पेपर में ये आपको रखा मिल जाए, आप कहोगे कि सारा खराब हो गया मेरी मेहनत तो। देखो, ये एक ब्लॉक है बेटा। अच्छा, इस ब्लॉक में ये सरफेस है नीचे ग्राउंड वाला, और ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है। खैर, सारे ही स्मूथ है, फ्रिक्शन जब अभी पढ़ाया ही नहीं है तो मैं लिख देता हूं ऑल सरफेस स्मूथ। अब स्मूथ है तो सिचुएशंस कुछ अलग होती हैं। कैसे? ऐसा सोचो कि अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा ना, अगर ये ब्लॉक नीचे जाना शुरू करेगा तो ये जो वेज है ये पीछे जाना शुरू करेगा। समझ पा रहे हो? अगर ये सरफेस भी स्मूथ है, सोचो, नीचे वाला, तो ये बॉडी अगर नीचे आएगी तो उसके वेट से ये बॉडी पीछे जाना शुरू करेगी। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो सपोज मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो वैसे वैसे पीछे जा रहा है। ठीक है ना? ये, इसको मैं बोल देता हूं ब्लॉक, इसको मैं बोल देता हूं ब्लॉक। एक सेकेंड बेटा। और इसको मैं बोल देता हूं वेज। ठीक है? और ये मैंने बता दिया कि जैसे ब्लॉक नीचे आएगा, एज ब्लॉक मूव्स डाउन, तो वेज क्या जा रहा होगा धीरे धीरे? पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है, ये होगा जनरल केस में। ठीक है, जनरल केस में ऐसा, अगर दोनों बॉडी स्मूथ दी हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन में थोड़ी डिफर कर रहा हूँ, सुनना, कि इस ब्लॉक पर इस साइड से ये जो मैं बता रहा था ये पहले वाली सिचुएशन है। ठीक है, अगर इस ब्लॉक पर एफ फोर्स लगाऊं मैं, लेफ्ट टू राइट, तो ब्लॉक स्टेशनरी बना रहे, तब उस फोर्स की वैल्यू मुझे बतानी है। मैं इस वेज पर मैं फोर्स लगाऊं एफ, आगे की तरफ ये खिसक रहा था, ये नीचे आ रहा था, लेकिन मैंने इस पे फोर्स लगाया एफ, इतना लगाया सफिशिएंटली कि ये स्टेशनरी बना रहे। ब्लॉक, वेज पर मैं लगा रहा हूं फोर्स, और ब्लॉक अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा था तो वो नीचे खिसक रहा था, लेकिन मैंने वेज पे फोर्स लगाया तो वो एक एक सर्टेन लिमिट के बाद वो खिसकना बंद हो गया। इतनी स्पीड में फोर्स लगा रहा हूं मैं, वो रुका हुआ है, वो फोर्स कितना होगा? सर मुझे क्वेश्चन इमेजिन नहीं हो रहा है, या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। फाइंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फाइंड फोर्स
सच दैट सच दैट अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं, याद कराऊंगा जो हम बचपन में यूजुअली करते हैं, तुम्हें उससे ये याद आ जाएगा। दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब तुम अब एक सिचुएशन याद करो बचपन की। जब मान के चलो, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, जो भी है, ठीक है। इस पे हमने क्या रखा हुआ है, सपोज एक एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, तो रेस्ट पे रहेगा ना, वो रेस्ट पे रहेगा। अभी सोचो कि उस इस हाथ को मैं 90 डिग्री टिल्ट कर ले रहा हूं, यानी ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, और मैं इसको बहुत तेजी से घुमा रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक स्पीड तक वो ब्लॉक रुका रहता है हमारे हाथ में। उस अगर मैं रुक गया तो वो गिर जाएगा नीचे। होता है, इमेजिन कर पा रहे हो? मैं गोल गोल घूम रहा हूँ ऐसे अपना हाथ खोल के उस चीज को लगा के, और अगर मैं रुक गया तो वो गिर जाएगा। ऐसा कभी ना कभी बचपन में होते हुए जरूर देखा होगा तुमने, ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। ये सोचो, ये ब्लॉक स्मूथ है बेटा, इस ब्लॉक को रोकने के लिए कोई नहीं है, ये मस्त नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है mg साइन, ये जो भी थीटा होगा वो लग रहा होगा, तो ये नीचे जाएगा उस फोर्स, इसको रुकने वाला कोई है ही नहीं। रुकने के लिए फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये ब्लॉक तो नीचे जाता। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इतना फोर्स लगाया कि वो ब्लॉक रुका हुआ है। फाइंड दैट फोर्स सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेज। बात यह है कि इस क्वेश्चन को समझने में इतना टाइम लग गया, तो सोल्यूशन में क्या होगा हमारा? हम्म चलो देखते हैं। पहले बताओ, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? पहले क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है, सोल्यूशन तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोल्यूशन, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा खाली वेज है, खाली ब्लॉक है, या वेज प्लस ब्लॉक है? वेज प्लस ब्लॉक है। मैं अगर इसका ठीक है, ये इसका मास अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम कर लूंगा तुमको कि सर क्वेश्चन में कैसे होगा। इसका मास स्मॉल एम ले लेते हैं, इसका मास कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा सोचो, मैं इस फिगर को दोबारा नहीं बना रहा हूं, मैं इस फिगर को ऐसे ही ले ले रहा हूं। जब अगर अगर ऐसे सोचो कि ऊपर वाला ब्लॉक मूवमेंट में आएगा ही नहीं, तो हम उसको कंबाइन बॉडी ना अज्यूम कर लें। इसको एक कंबाइन बॉडी अज्यूम कर लिया। फोर्स कितना लग रहा था? एफ लग रहा था। मोशन कितना था इस साइड में? एम में किधर है? इधर है, अपोजिट में, ठीक है। मैं इसको नाम दे रहा हूं एम प्लस एम ए, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए। लेकिन यहाँ पे हम रोक नहीं सकते ना क्वेश्चन को, ए हमें पता ही नहीं है। या तो ए हमें पता हो, ए हमें पता नहीं है। क्या हमें पता है? पहले तो हमें पता क्या है, हमें पता है क्या कि यहां पर एक एंगल थीटा है। भाई अगर ये वेज दिया होगा तो ये एंगल तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मतलब चाहे ये तो गिवन होगा, डेटा ही गिवन होगा, नहीं तो पता तो होगा ही हमें, 30 डिग्री, 45 डिग्री। यानी हमारे पास एक्सेलरेशन क्वेश्चन में तो नहीं है, आंसर में हमें दिख रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन ए के टर्म्स में नहीं, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेशन के लिए काम करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा ब्लॉक एम था, ठीक है। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? एम जी। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? एफ बी डी बना लेते हैं एक बार, इसका इसको उठा लाते हैं।
इसको उठा लाते हैं, कॉपी पेस्ट, थोड़ा स्मॉल किया साइज में, यहाँ बना लिया। देख बेटा, नॉर्मल तो ऐसा लगेगा इधर, mg इधर लगेगा। मैं किसका बना रहा हूँ? ऊपर वाले ब्लॉक का। सही है इतना? ठीक है। अच्छा, अब ये n है, ये हो गया, ये हो गया हमारा mg cos थीटा हमारा हो जाएगा। बात ये है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। फोर्स तो हमारा राइट साइड लग रहा है, यानी कि अब अपने आप से सोचो कि मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं ऐसे x और y इक्विलिब्रियम में लगाऊं या ऐसे x और y इक्विलिब्रियम में लगाऊं? आपके दिमाग में क्या आता है, क्या लगता है आपको? लगाना तो पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम में। वो इक्वेशन में जो लगाऊंगा, वो मैं लगाऊं कैसे? मैं ऐसे यूज करूं या इसका यूज करूं? देखो, अगर मैं इसका यूज करूंगा तो मैं इस फोर्स को कैसे कंसिडर करूंगा? नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। देखो, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक में लगाना होता है, और ये भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे लगाना है। तो ये हम इसलिए अब सोच पा रहे हैं। तो अगर आप उसमें लगा दोगे, इस वाले इंक्लाइंड प्लेन में इक्विलिब्रियम लगा दोगे, तो ये वाला फोर्स कंसिडर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, लगाते हैं। ठीक है, ये mg हो गया, और अब नॉर्मल को ब्रेक कर लेते हैं। नॉर्मल को ब्रेक अगर इस एक्सिस में ही करना है तो ये अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही है। तो ये n cos थीटा हो गया, नीचे mg हो गया, राइट साइड में मोशन हो गया, राइट साइड में मोशन हो गया, लेफ्ट साइड में ma हो गया, ma हो गया, ma हो गया। और राइट साइड में जो मोशन हुआ, राइट साइड में n sin थीटा भी है। अब मैंने आपको बोला भले जरूर है, क्या मुझे उस ब्लॉक पर ये जो F लग रहा है, ये डायरेक्टली लग रहा है क्या? ये जो F फोर्स लग रहा है वो वेज पे डायरेक्टली लग रहा है या ब्लॉक पे डायरेक्टली लग रहा है? वेज पे लग रहा है। तो ब्लॉक पे इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है? n sin थीटा पर। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन बनाओ तो यहाँ भी F को ले लो, ये गलती ना हो। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये बात समझा चुका हूं मैं ऐसे 3 ब्लॉक वाले सिस्टम में, कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आप उसको इसके एफबीडी में नहीं कंसिडर करोगे। ये गलतियां इतनी बारीक है कि ये होती हैं, और फिर आंसर गलत आता है। ठीक है, तो अब मैं इस ब्लॉक को यहां पे बना रहा हूं, और मैं इसका एफबीडी ये n sin थीटा इधर, ma इधर, n cos थीटा इधर, और mg इधर। अब एक्सेलरेशन तो सेम रहेगी ना, वेज और ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से बढ़ रहे हैं ना, वो अलग अलग तो नहीं है। वो एक बॉडी बढ़ रहे, एक बॉडी की तरह बढ़ रहे हैं ना, हमने ऊपर देख लिया है कि वो एक बॉडी की तरह जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन में अगर मैं चाहे छोटे ब्लॉक से निकालूं तो भी एक्सेलरेशन तो जो भी आएगी वही मानी जाएगी ना, वही मानी जाएगी। तो अब मैं इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं, क्योंकि क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। तो ये लगाया तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। थीटा तो बेटा देखो, थीटा तो देना पड़ेगा, वो देगा क्या? क्या क्या है हमारे पास? एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज। एंगल तो देना पड़ेगा उसको। आप सोचो, आप ऐसे सोचो कि आपके पास एटलीस्ट प्रोटेक्टर तो होता ही है ना, कुछ नहीं होता तो। अगर हमें हमें एग्जैक्टली हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे दी तो हम इसका एंगल तो निकाल ही लेंगे ना। और ये मैं वैसे भी बोल रहा हूँ, ये एंगल गिवन है भाई, क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल। चार चीजें गिवन है, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो
बाद में इशू हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। गिवन गिवन है एम एम एफ थीटा, और कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। थीटा नहीं पता होगा तो कैसे, कोई डायमेंशन तो देनी पड़ेगी ना, तो थीटा निकाल लेंगे, नहीं तो थीटा देना पड़ेगा सीधा। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसमें क्या लगा देंगे, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे भी वही किया, इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू, एन से एन खत्म, साइन बाय कॉस टेन थीटा, और एम बाय एम, और हो जाएगा ए बाय जी, ए बाय जी। तो ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा, हाँ है ना। और इसे उठा के कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। तो एफ एफ कितना था, एफ इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए, सॉरी ए, ए की जगह क्या आ गया, जी टेन थीटा। अब देखो मुझे बताओ, मुझे ये पता था क्वेश्चन में, ये भी पता था, ये भी पता था, ये तो पता ही होता है, फोर्स निकल गया आंसर। क्या समझ आया, यही सारी चीजों का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना है। इवन ऐसे क्वेश्चन भी आगे हैं जिस सिचुएशन को मैंने कंसिडर करने से बचा लिया, क्या कि ये मैं फोर्स नहीं लगाता तो ये एम स्मॉल एम नीचे आता ना, स्मूथ है तो नीचे आता। इस केस का यूज करके भी कई क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि उसी तरह का कोई केस हमने यूज भी किया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो प्रॉब्लम्स अपने पास कम नहीं है, प्रॉब्लम्स आगे भी बहुत है अपने पास, ठीक है। बट वो हम मिक्स वर्कशीट के लिए छोड़ा हुआ है, टॉपिक वाइज वर्कशीट के लिए छोड़ा हुआ है, मिक्स वाली हम क्लास में करेंगे। अभी एक सिचुएशन और देखते हैं, फिर फ्रिक्शन शुरू करेंगे। सिचुएशन सिचुएशन क्या, ये आप जानते हो, आ, इसको आप बोल सकते हो वेट कॉन्सेप्ट, वेट कॉन्सेप्ट, वही जो एपरेंट वेट वगैरह होता है बेटा, सुना होगा, वेट कॉन्सेप्ट। कि लिफ्ट में ऊपर जाने पे बढ़ता है, कम होता है, बराबर रहता है, वैसा वाला। ठीक है, तो एक एक पर्सन ले लेते हैं, एक अपना, ये हमारा एक पर्सन है, और ये इसका मास m है, और ये एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है नीचे लिफ्ट में। अब एक केस, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हम इस पर्सन को तीन चार जगह बना लेंगे। एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया जब वो नीचे जा रहा होगा, एक यहाँ बना लिया जब लिफ्ट कट गई होगी। तीन केस बना लिए हमने, ठीक है। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, अब जरा एफबीडी बनाते हैं भाई इसका। नॉर्मल कैसा लग रहा होगा इस बंदे पे, ऊपर की तरफ, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ब्लू कलर का। नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, मोशन ऊपर की तरफ, ma नीचे। y में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा दें, लगा देते हैं। n इज इक्वल्स टू mg प्लस ma,
अगर ये बंदा जब रेस्ट पर था, इनिशियल केस में जब ये रेस्ट पर था, सोचो, तो नीचे क्या लग रहा था, mg, और ऊपर क्या लग रहा था, नॉर्मल। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। हमारा जितना सरफेस कांटेक्ट है, उस पे जितना जितना भी वेट हमारा लग रहा है, उसके हिसाब से वेइंग मशीन ने वेट दिया था। तो यानी कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो नॉर्मल की वैल्यू है, नॉर्मल की वैल्यू है, उसके हिसाब से वेट वेट मशीन शो करती है। नॉर्मल की जो वैल्यू है उसके हिसाब से वेट मशीन शो करती है हमेशा। क्या नॉर्मल की वैल्यू इस बार बढ़ गई, mg में कुछ ऐड हो गया, mg में कुछ तो ऐड हुआ है, इतना पार्ट ऐड हो गया। तो अगर नॉर्मल इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वेट भी, यानी कि वेट इंक्रीज हुआ है, या जो वेट शो होगा वो इंक्रीज होगा, जो शो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इतना पार्ट क्या एपरेंट वेट है, वो एपरेंट वेट है। आपको भी एक्सपीरियंस होगा, पूछेगा तो बताना भी पड़ेगा, बट इतना एक्चुअल में ऐसा थोड़ी हमारे बॉडी में मसल्स हाई हो गए, वो शो हो रहा है वहां पे, राइट। लिफ्ट डाउन जा रही है बेटा, तो यानी ऊपर जाने पर वेट बढ़ता है। लिफ्ट अब मोशन नीचे, मोशन नीचे है, तो एम ए तो ऊपर लग गया, एम जी नीचे लग गया, नॉर्मल ऊपर लग गया। साफ पता चल रहा है, अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊं तो n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, यानी कि इतना पार्ट कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो नॉर्मल डिक्रीज हो गया, तो वेट जो शो हो रहा है वो डिक्रीज हो गया। तो हाँ, तो वेटलेसनेस, वेट थोड़ा लेस फील होता है, ठीक है। और ये होता भी है वैसे, लिफ्ट में देखो जब रुकने वाली हो रही होती है तो सब एक्सपीरियंस होता है, जब चल देती है तो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब एक केस सपोज, जो पीछे वायर थी, जो लिफ्ट के पीछे वायर होती है मोटी सी जिसमें लिफ्ट चलती है, वो वायर को हमने कट कर दिया। ऐसा मतलब मैंने किया जाके, फॉर द सेक ऑफ फिजिक्स, वायर को कट कर दिया। अंदर हमने किसी को बिठा रखा है और उसको मैंने बता दिया मैं वायर कट करने जा रहा हूँ, छोड़ेगा तो नहीं अगर बच गया मुझे तो। नॉर्मल ऊपर, mg। अब आप सोचो, मोशन किधर है, नीचे की तरफ है ना, तो ma किधर लगेगा, ऊपर लगेगा ना। तो इक्वेशन बना लेते हैं पहले, n इज इक्वल्स टू mg माइनस एम ए। बट ये एक्सिलरेशन इस टाइम फ्री फॉल है बेटा, तो ये g के बराबर है। फ्री फॉल हो रहा है ना, वायर कट कर दी है, तो फ्री फॉल हो रहा है, बिल्कुल। तो ये कैंसल हो गया पूरा पोर्शन, नॉर्मल की वैल्यू जीरो आ गई। और वेट वेइंग मशीन नॉर्मली तो रीड करती है, तो वेइंग मशीन पे जीरो शो हो जाएगा। तो वेटलेसनेस की ये एक कंडीशन है, वेटलेसनेस, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट हम एक अलग उसमें पढ़ेंगे। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं इसी सेक्शन के अंदर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन खत्म होते के साथ ही हम करेंगे इसकी मिक्स वर्कशीट प्रॉब्लम। कुछ एक अच्छी प्रॉब्लम बेसिकली, और तो क्या है, मिक्स वर्कशीट क्या नाम देना अजीबो गरीब। हम कोई वो बैच थोड़ी चला रहे हो जो यूट्यूब पे होते हैं अलग अलग, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं उसको, नाम नहीं लूंगा मैं। किसकी बेटा, हाँ पीछे की, पीछे की। ये थोड़ा सा फेस्टिव वेस्टिव के सीजन थोड़ा सा हसल अप हो रखा है बेटा, मेरे को याद है, चिंता मत कर, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। बस तू मुझे याद दिलाती रहा कर, ये तेरा काम है। एक बार भी, हाँ बोल। एफबीडी वाली, हाँ हाँ।
हाँ। फिर सॉल्यूशन जब मैंने मैच किया तो उसमें मोस्टली वर्कशीट्स में उसने वेक्टर का पोजीशन चेंज नहीं किया है, उसने डायरेक्ट दिखाया फोर्स। तो मेरा गलत होगा आंसर नहीं या नहीं नहीं, सही आप होगा? अगर पोजीशन चेंज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर नहीं है वो। क्योंकि जैसे आपने पोजीशन चेंज करने के लिए बताया था, मैंने वैसे पोजीशन चेंज किया, बट मान मेरा के आंसर चलते हैं, सही है। मान के चलते हैं, आप ये कह रहे हो कि सर इस ब्लॉक, जो भी स्फेयर है इस पे जो इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, वो ऐसे लग रहा है, बट वर्कशीट में खाली इधर ही छोड़ दिया है, बट सर मैं तो इधर दिखा रही हूँ, यही कह रहे हो ना आप? हाँ, नहीं मैं स्लैंटेड दिखा रही हूँ। स्लांटेड। मतलब जैसे हमने पीछे करा था एक प्रॉब्लम में। तुम मुझे ना फोटो भेजना कि वहां कैसा दिया हुआ और तुमने कैसा दिखाया है, दोनों देना। ठीक है, ठीक है। ये मुझे क्लास के बाद फोटो भेजना। और हमारी कल भी क्लास होगी क्या? बेटा रखते तो नहीं है, छोड़ दे हैं, या कर ले, ठीक जैसा बोल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चल, तो फिर मैं अपने उस पर देखता हूँ, अगर मेरे को लगता है होगा टाइम मैं ले लूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ मैं भाई, टॉपिक शुरू हो रहा है ये। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं न्यू वाइट बोर्ड बनाता हूँ इसके लिए, न्यू वाइट बोर्ड, बिल्कुल न्यू। ठीक है। हम्म। एकदम नए पेज से, नई स्टार्टिंग बेटा। इसकी फ्लो चार्ट के लिए पेज छोड़ना है? नहीं नहीं, इसका फ्रिक्शन के साथ कंबाइन बनेगा। फ्रिक्शन क्या है, इसका लीनियर मोमेंटम के साथ भी कंबाइन ही बनेगा, तो इसका भी चलते रहो, ये एक ही साथ बनेगा पूरा का पूरा। बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक फ्रिक्शन थ्योरी यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है हमें इसकी, फ्रिक्शन की। पॉइंटर्स में करेंगे हम इसको, पॉइंट्स में समझेंगे पूरे टॉपिक को, और फिर एक बार जहाँ न्यूमेरिकल शुरू हुआ फिर वो एंड होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, एक सेकंड, एक बार फॉन्ट सेट हो जाए। तो ठीक है, तो ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री पे तो हमने पढ़ा कि सरफेस की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल, और टेंजेंट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो ये परपेंडिकुलर लगता है, ये टेंजेंट लगता है, टेंजेंट, टेंजेंट टू द सरफेस। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो नेम्ड एज, दिस ऑल्सो नेम्ड एज टेंजेंशियल कंपोनेंट
ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मेक सेंस। फ्रिक्शन ओनली एग्जिस्ट, फ्रिक्शन मैं शॉर्ट में ऐसे दिखाऊंगा हमेशा इसका नाम, ओनली एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही तब करेगा, कब कब, जब बॉडी टेंड टू मूव हो, मूव करने की कोशिश कर रही हो। टेंड टू मूव का मतलब हो गया अर्ज, मूव कर रही हो, या मोशन के वर्ज पर हो, वर्ज ऑन मोशन। वर्ज ऑफ मोशन का मतलब हो गया एकदम जस्ट मूव करने वाली है बट अभी कर नहीं रही है। और एक्चुअली मूव कर रही है। दो ही केस में लग रहा है बेटा। एक जब मूव करने की कोशिश कर रही है, जैसे आप अपने, आप सोचो आप बहुत अपने हैवी, आपका जो बेड है आप उसको धक्का दे रहे हो, वो हिल नहीं रहा है, वो हिल नहीं रहा है, लेकिन आप धक्का दे रहे हो। तो ये मत सोचो फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन वहीं लग रहा है। मूव करना चाह रहे हो आप, वो मूव नहीं कर रहा है। अब आप धक्का मत दो, अब फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है। एग्जिस्ट कब करेगा, जब टेंड टू मूव हो रहा हो या एक्चुअली मूव हो रहा हो। नॉट एग्जिस्ट, अगर ऊपर वाली दोनों केस कंडीशन है, कोई उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन लिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब एक पॉइंट को यहां पे समझना जरूरी है, ये हमारा सेकंड पॉइंटर चल रहा है, तो मैं बड़ा बना लेता हूँ थोड़ा, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो इसके अंदर इस पार्ट को थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं बना रहा हूँ। आप ऐसे समझो, ये एक सरफेस है और ये एक ब्लॉक रखा हुआ है उस सरफेस पे, और ये उसका कांटेक्ट है। मेरी इच्छा ये हुई, अच्छा ये फोर्स इस पे एफ लग रहा है, मेरी इच्छा ये हुई कि मैं इसको जूम करके देखूं, जूम कर रहा हूं मैं, इसके जहां पे सरफेस कांटेक्ट है उसको जूम कर रहा हूं। तो मैंने क्या पाया, ये सरफेस, ये ब्लॉक, अब इनके बीच के गैप को मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाया पर्पसफुली, ये मैं पर्पसफुली कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं कि जो यहाँ पे बॉन्ड है सरफेस पे, मैं उनको रेड कलर दे दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, और जो वो बॉन्ड जो इसने बनाए थे और ब्लॉक ने सरफेस के साथ, वो ग्रीन दे दे रहा हूँ मैं। भाई एक टेम्परेरी बॉन्ड ही बनता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे, सपोज आपने अपना फोन टेबल पे रखा हुआ है, तो टेम्परेरी बॉन्ड बन चुका है। आप अगर उसको आप अगर उसको टेंजेंट टेंजेंट फोर्स दोगे, यानी हिलाने की कोशिश करोगे बेसिकली, तो बहुत हल्के से फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, पर कुछ की होगी, ऐसा नहीं कि टच करते हिल जाएगा। तो वो जो टेम्परेरी बॉन्ड बन चुके हैं उनको ब्रेक होना पड़ेगा। अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। मैंने ले लिया यहाँ पे ये व्हाइट कलर। अच्छा, जब ये बॉडी रखी हुई थी यहाँ पे, तो ये टेम्परेरी बॉन्ड सेटअप हो गए थे, ऐसे एकदम ऐसे सेटअप हो गए थे। ठीक है, अब समझना, अब ये बॉडी जब आगे बढ़ने लगी, अब ये बॉडी जब आगे बढ़ने लगी, सपोज ये यहां पहुंच गई, ए यहां, यहां पे पहुंच गई। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। अब जब ये यहां पहुंच गई, तब क्या हाल हो रहे हैं जरा देखो।
तो ये ग्रीन वाले डॉट पहुंच गए होंगे यहां, बट रेड वाले तो नहीं हिल पाएंगे अपनी जगह से ना, वो तो वहीं रहेंगे। तो रेड वाले को मैं वहीं दिखा रहा हूं, और मैं ये जो बॉन्ड अब स्ट्रेच होंगे उनको दिखा रहा हूं मैं। ये वाला बॉन्ड जो पहला है, ये कैसा दिखेगा आपको, ऐसा खिंचा हुआ, ये ऐसा खिंचा हुआ दिखेगा, ये ऐसा खिंचा हुआ दिखेगा, ये ऐसा खिंचा हुआ दिखेगा, ये ऐसा खिंचा हुआ दिखेगा। आप देख पा रहे हो? यस। यस, ठीक है। तो कुल मिला के ग्राउंड सरफेस जो है वो टॉप सरफेस को जाने से रोक रहा है, या मैं ये बोलूं कि जो ग्राउंड सरफेस है वो ब्लॉक को रिलेटिव मोशन करने से रोक रहा है। रिलेटिव का मतलब क्या, मे ग्राउंड अगर मैं हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर आप हाथ छुड़ा के जा रहे हो तो मैं आपको रोक रहा हूं ना, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं अपनी तरफ, तो ब्लॉक खींच रहा है। ब्लॉक ने हाथ पकड़ा हुआ है किसका, ग्राउंड का, और ग्राउंड वो तो ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ग्राउंड किधर खींच रहा है, पीछे खींच रहा है ना, पीछे खींच रहा है। यानी कि आप रिलेटिव मोशन ना करो, वो ये कोशिश कर रहा है, और बट ये रिलेटिव मोशन कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है। ये किसके रिलेशन में मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रिलेटिव मोशन ले रहा है। तो फ्रिक्शन इज द अपोजिशन ऑफ रिलेटिव मोशन, इजंट इट एनी अदर डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द अपोजिशन ऑफ रिलेटिव मोशन, और सबसे बेहतरीन डेरिवेशन डेफिनेशन यही होती है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आते हैं जब दो तीन ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और बीच वाला खिसकाया जा रहा है, वहां पे अगर इस थ्योरी की नॉलेज नहीं है ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वो वाला बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और यही प्रॉब्लम है, हम सिर्फ इतना देखो, कब से आता है, सिक्स सेवन क्लास से आ जाता है फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, लेकिन आज भी अगर फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ जाए ना तो होता नहीं है सॉल्व। ये मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जानते हो रीजन क्या है? चलो देखते हैं, लिखते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन हैज अ टेंडेंसी, हैज अ टेंडेंसी टू स्टॉप relative motion between two bodies in contact। बिल्कुल सही। यस सर। डायरेक्शन of friction on a given body, on a given body is opposite to the direction of relative motion or its tendency, अगर वो एक्चुअल मूव ना कर रही हो तो, और its tendency of this body। बहुत बढ़िया। तो हमने मोटा मोटा तीन पॉइंटर्स देखे हैं अभी तक, पहला, दूसरा, नहीं इसी को दो में ही कंक्लूड करते हैं, तीसरा, थर्ड पे आते हैं। म्यू
ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, 0 से 1 के बीच में इसका नंबर होता है, और ये पूरी तरीके से मटीरियल, वो दोनों मटेरियल पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स इन कांटेक्ट। डिपेंड्स ऑन मटेरियल इन कांटेक्ट, और किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं करती, म्यू। फोर्थ, अब एक स्टोरी से समझते हैं भाई फोर्थ फोर्थ को जरा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी क्या है, ये एक सरफेस है और ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को मूव होने के लिए, फॉर एग्जांपल मूवमेंट के लिए, इसको 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। ये हमने पहले ही तय कर दिया कि इसको 20 न्यूटन चाहिए ही चाहिए अगर इसको मूव करना है तो। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? yes, हाँ। हमने क्या किया कि हमने ना कुछ एक सेंसर्स यहाँ पे प्लेस कर दिए सरफेस पे, यहाँ पे कुछ एक सेंसर्स प्लेस कर दिए सरफेस पे, वो ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैं साइड बाय साइड क्या बना रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे। मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, और दैट ग्राफ का वाई एक्सिस शो फ्रिक्शन का वैल्यू, जो मैंने सेंसर लगाए हैं वो बताएंगे, और ये एक्स वैल्यू दिखाएगा अप्लाइड फोर्स, कि इस ब्लॉक पर फोर्स कितना लग रहा है। तो एक से एक करके हम इस पे लगाते हैं सिचुएशन। हमने एक पर्सन को बुलाया जिसका नाम ए है, हमने कहा ए इस पे आप फोर्स लगाओ। तो ए के पास मैक्सिमम कैपेसिटी थी 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की, बस। उससे ज्यादा की उसकी वैल्यू उसके अंदर थी ही नहीं, कैपेसिटी उससे ज्यादा लगाने की। मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। तो कितना अप्लाइड फोर्स लगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन लगा। क्या बॉडी मूव कर रही है? नहीं। नहीं। इसका मतलब 10 न्यूटन कैंसल हुआ है, हाँ। मूव नहीं कर रहा, मतलब कैंसल हुआ है। तो कैंसल होने का मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं 10 न्यूटन जनरेट हुआ होगा, हाँ। तभी कैंसल हुआ। खाली कभी नहीं जा सकता फोर्स। तो वो जो अपोजिट वाला फोर्स है वही फ्रिक्शन है, 10 न्यूटन। ओके, बहुत बढ़िया, तुम्हारी बात एकदम सही है। अब हम एक पर्सन को बुला के लाए जिसका नाम बी है। बी ने उस पे लगाया 5 न्यूटन। तो बी ने 5 न्यूटन लगाया तो +5 हो गया ना, 10 तो पहले से लग रहा है। हाँ। फिर भी हिला क्या? नहीं। नहीं हिला। तो यानी कि वो 5 भी कैंसिल हो रहा है, तो मतलब पीछे की तरफ 5 और जनरेट कर लिया उसने। आप देख रहे हो, इसीलिए बोलते हैं इसको लिविंग फोर्स। ये आपको देख रहा है और आपके अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है 15 न्यूटन। तो यानी कि यहाँ इधर भी हो गया 5 न्यूटन। डायनेमिक इसीलिए बोलते हैं, ये फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है अपने आप। आप जैसे चेंज कर रहे हो सर्फेस भी चेंज करे जा रहा है। ऐसा लग रहा है उसकी उसके अंदर दिमाग है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, राइट। अब सोचो, मैं सिचुएशन को और लेंथी नहीं करते हुए, अब सी आ रहा है इसकी तरफ, और सी आते हुए 5 न्यूटन का फोर्स लेके आ रहा है, और इसने उसके आगे क्या कर लिया, हाथ जोड़ लिया भाई, कि देखो इससे ऊपर अगर आप गए तो हम तो चले जाएंगे। तो यानी कि अब सोचना, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रिक्वायरमेंट है बेटा। 5 न्यूटन इधर अप्लाइड फोर्स हुआ, तो 5 न्यूटन ही इसने भी बैलेंस करने के लिए इधर लगा लिया।
ठीक है, तो यहां पर बॉडी एकदम वर्ज पर है मूवमेंट की, वर्ज पर। ये क्या मैं बोल दूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, क्योंकि इसके बाद तो बॉडी मूव कर जाएगी ना, हाँ इसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी। तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है? हाँ। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू उस फ्रिक्शन की है जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही थी? हम्म, तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है? हाँ इससे पहले की वैल्यू को भी क्या स्टैटिक फ्रिक्शन ही बोलेंगे? हाँ। बट ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लेकिन क्या पीछे वाली वैल्यूज को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाएगा? नहीं। नहीं बोला जाएगा। So limiting friction is the maximum value of static friction. Isn't it the static friction value? Yes, यस। it is. Isn't it? Yes, it is. This also, but this also named as limiting friction also. Very clear what is the difference between static friction and limiting friction? यस सर। Very good. ठीक है, जैसे ही हमने अभी पढ़ा पीछे, जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे रखते हो तो वो टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है, हमने ये पढ़ा। तो वो जो टेम्परेरी बॉन्ड उसने बनाए हैं, जैसी बॉडी अब सोचो मूव करने लग जाएगी, तो अब जब मूवमेंट हो रहा है, सोचो बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बॉन्ड बन रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो आगे जा रही है। यस सर। तो क्या उन बॉन्ड का उस बॉडी को पीछे खींचने की तरफ जितना फोर्स है, क्या वो कम हो गया है या बढ़ जाएगा? कम हो गया। कम हो गया है। दैट्स वाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, तो सॉरी, सुनना, तो पहले तो मैं इसका ग्राफ बना लूं भाई, मैं इन पॉइंट को ज्वाइन कर लूं। देखो 10 न्यूटन इधर भी था, 10 न्यूटन इधर था, तो ये पॉइंट ये यहां मीट करेगा, ऐसे ही, ऐसे ही ये पॉइंट भी यहां मीट करेंगे, जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे ही अगला वाला भी करेगा, यहां करेगा। तो कैसी बनी? एक स्ट्रेट लाइन गई सीधी, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, इसको कुछ ज्यादा ले गया, यहीं तक जाएगी तीसरे पॉइंट तक, एकदम स्ट्रेट गई। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद बॉडी मूव करने लगी, तो मूव करने के बाद एकदम से ये वैल्यू डाउन करती है। और अगर आप देखोगे जब मूव करने के बाद ये डाउन कर रही है, तो मैं हर चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूं, तो ये वैल्यू यहां पे टच कर रही है फ्रिक्शन के ग्राफ को। फ्रिक्शन के ग्राफ को देखो कि फ्रिक्शन के ग्राफ पे ये वैल्यू क्या एफएल से नीचे टच कर रही है, यस। एफएल से नीचे टच कर रही है, और फिर ये लगभग ऐसे कांस्टेंट जाती है। तो ये वाली जो वैल्यू है, कौन सी वाली? ये वाली जो वैल्यू है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है? हाँ। हाँ, हमेशा कम होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इस अब इस बात की थ्योरी आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, या मैं थोड़ी सी दे देता हूँ, एक सेकंड। as there is faster bond making and breaking, making and breaking while body in motion, while body in motion,
ठीक है, दैट्स दैट्स व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, या लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है भाई, ये बात एकदम क्लियर है यार, सब कुछ ठीक है। यस सर। अब एक चीज और समझो यहां से, इसी में 20 न्यूटन तो चाहिए, बॉडी 20 न्यूटन पे मोशन को रेजिस्ट कर ले रही है, रुक जा रही है 20 न्यूटन पे। बट मुझे एक बात बताओ, क्या मैथमेटिकली ये फीजिबल है कि 20.0000000001 लिख पाना? नहीं। नहीं, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूटन ही तो लिखूंगा ना। हम्म, तो अगर मेरी 20 न्यूटन की वैल्यू ये है और मैं लिख ये रहा हूं, तो क्या मैं ये बोलूं कि 20 न्यूटन is the minimum minimum force for movement? मूव कर जाएगी या नहीं? यस सर। तो ये कंफ्यूजन तुम्हें आएगी, हो सकता है कि सर 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन की वैल्यू है, फिर आप 20 न्यूटन को ही मोशन के लिए कैसे कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि 20 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये वर्ड कहीं लिखा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी को मूव करने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? एटलीस्ट 20 न्यूटन। बात क्लियर है? यस सर। भाई देखो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो इतनी कोई ज्यादा कंसिडरेबल बात थी नहीं, पता नहीं क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं सर। ये अकेले में जब बैठ के पढ़ोगे तो ये कंफ्यूजन आ जाते हैं कई बार। और मुझे भी तभी पता चला जब बच्चों को आए और उनने पूछा कि सर ये कैसे, इसको कैसे सोचें, जरा ये बताओ। ठीक है, तो ये इसका तरीका है कि ऐसे सोचो। अच्छा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस है, तो म्यू के भी म्यू एस से लेस होगा, और ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से लेस होगी हमेशा। चलो, ये बात भी समझ आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन भी दे दिया। बस अब हम न्यूमेरिकल के बहुत करीब हैं, एक पॉइंटर और ऐड कर लेते हैं। वैसे तो ये न्यूमेरिकल करने से अपने आप ही ऐड हो जाता, बट ऐड करवा दे रहा हूं मैं। देखो, ये ये एक तरह का रूल है कि जब भी आपके सामने फ्रिक्शन की प्रॉब्लम हो ना, सबसे पहले सबसे पहले इसको अप्लाई करने की कोशिश करना, इसको। क्यों? देखो, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है तो वाई ये हो गया, ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड है तो वाई ये हो जाएगा, बस यही तो। ठीक है, इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। क्यों, ऐसा क्यों? पहले मैं लिख दूं इसे, ट्राई टू यूज फर्स्ट, टू यूज इट फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा? क्यों? कि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो तो मैं तुम्हें अभी तक बताया नहीं। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटने के बाद आता है म्यू, म्यू एन। अब हमने ये देख लिया है कि ये म्यू दो तरह के होते हैं बेटा, म्यू एस और म्यू के। म्यू एस तब यूज होगा जब बॉडी एकदम रेस्ट पर होगी या मूव करने वाली होगी। ठीक है, एकदम लिमिटिंग होगी, वर्ज पर होगी, तब यूज हो। मूव मोशन में नहीं होनी चाहिए बॉडी। अगर आपको ये पता चलेगा कि बॉडी मोशन में है तो आप म्यू के यूज करोगे। सर, अगर क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी है और ये नहीं बताया है कि वो म्यू एस है या म्यू के है, तो हम
तब क्या यूज करेंगे जब बॉडी रेस्ट पर है, या तब क्या यूज करेंगे जब बॉडी मोशन पर है? अगर एक ही वैल्यू दी है क्वेश्चन में, इफ ओनली वन वैल्यू गिवन, आप दोनों को उनकी जगह यूज कर सकते हो। यूज इन बोथ। अब जब वो मेंशन ही नहीं कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? वरना मैक्सिमम क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में वो दे देगा कि म्यू एस ये है और म्यू के ये है। ठीक है। यस। जहां पे ऐसा कुछ होगा देखेंगे। फ्रिक्शन का सिंबल स्मॉल रहेगा, तो ये हो जाता है फॉर्मूला। अब देखो, जब म्यू क्वेश्चन में गिवन है तो फ्रिक्शन निकालने के लिए खाली क्या चाहिए? एन चाहिए। और एन किससे मिल जाएगा? जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एन मिल जाएगा। इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्या यूज करना है? एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई जब भी यूज करते हैं तो वहां से एन मिल जाएगा। सोचो एम जी दिया है तो एन इज इक्वल टू एम जी हो गया ना। इसमें यस। यूज कर लो, म्यू की वैल्यू गिवन है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी, खत्म आंसर। ठीक है। प्रॉब्लम्स।